साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उनमें बायोलॉजी विषय के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं। 7वीं यूनिट आज अपनी है, इसका नाम है एनवायरनमेंट बायोलॉजी। अब तक अपन 6 यूनिटों के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर चुके हैं। उनकी PDF भी है, आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और क्वेश्चनों को भी अपन यूनिट वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो उसी प्रकार उसी क्रम में आज अपनी यूनिट है वो 7th यूनिट है। सिलेबस के अनुसार 7वीं यूनिट है और सीनियर सेकेंडरी लेवल की ये आखिरी यूनिट है, 7वीं यूनिट है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2011 का पेपर जो है वो। आपको यही मान के चलना है कि मुझे 6 से 7 क्वेश्चन पर यूनिट मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन समझिए, रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाला रोग है। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से कोज होती है? उत्तर तो इसका पता ही आपको, मीथेनोग्लोबिनीमिया। परंतु तीनों ऑप्शनों को भी ढंग से देख लीजिए। मिनीमाटा रोग कब होता है? जब एक्सेस अमाउंट में मरकरी बॉडी में जाती है। एक्सेस अमाउंट में मरकरी बॉडी में जाती है तो क्या रोग होता है? मिनीमाटा रोग। एक्सेस अमाउंट में कैडमियम बॉडी में जाता है तो क्या होता है? इटाई। सिकिल सेल एनीमिया रोग कब होता है? जब आपके हीमोग्लोबिन बॉडी में है और हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 6 नंबर का अमीनो एसिड है वो बदल जाता है, उसकी वजह से सिकिल सेल एनीमिया रोग होता है। तो तीनों ऑप्शनों को आपने देखा है। अगला प्रश्न देखिए 2011 का। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। हालांकि ये अगली यूनिट में आ जाता है प्रश्न, लेकिन फिर भी यहाँ भी ले सकते हैं इसको। वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं। एक इकोसिस्टम ये रहा, दूसरा इकोसिस्टम ये रहा, और ये जो बीच का एरिया पूछ रहा अगला क्या है, और इस एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोटोन। आंसर आ जाएगा इसका 3 नंबर। निके क्या होता है? निश क्या होता है? निकेत क्या होता है? किसी पर्टिकुलर जीव द्वारा किसी पर्टिकुलर समय में कवर किया गया एरिया, वो आपका निकेत है, निश है। जैसे आप अभी मान लो मेरा वीडियो देख रहे हो और जहाँ पर बैठे हो ना, वो आपका निकेत है। कुछ समय बाद में आप खाना खाने के लिए उठे, किचन में गए, तो जिस समय किचन में जहाँ खड़े हो वो आपका निकेत है। मार्केट में सब्जी लाने गए, वहाँ खड़े हो, तो वो आपका निकेत है। मतलब किसी जीव के द्वारा जो एरिया जिस समय में कवर किया जा रहा है वो उसका क्या है? निकेत है। इकोटाइप है वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो एडप्ट करने की जो कंडीशन है, एडेप्टेशन जो है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी जीव को लाइव रहने के लिए जो एडेप्टेशन है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर इको टाइप बोल सकते हैं। और कोर एरिया एक तरीके से इकोटोन के जैसे हो गया। ये जो कोर एरिया ही है, ये वाला जो कोर एरिया ही है, जो ये बीच का चित्र है, तो इकोटोन के जैसा ही है, पर एक्यूरेट वर्ड यहाँ पे आ जाएगा इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। ग्रीन हाउस से संबंधित कौन कौन सी गैसें हैं? देखो, ग्रीन हाउस से संबंधित गैसें हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है मुख्यतः, फिर आपके मीथेन गैस है, फिर आपके है ओजोन गैस है, फिर आपके N2O गैस है, फिर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ये है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिला लीजिए कौन कौन सी है। ये वाला थर्ड ऑप्शन है नहीं, चौथे में एक तो सही है पर बाकी गलत है। ये वाला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपके N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और यहाँ पर CFCl3 को क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बोल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। शार्क व पायलेट मछली के मध्य कौन सा संबंध है? शार्क व पायलेट मछली के बीच में जो संबंध है उसमें एक को बेनिफिट होता है मछली को, शार्क के कोई फर्क नहीं पड़ता। ये +0 प्रकार का रिलेशन है, और +0 रिलेशन को बोलते हैं कॉमनसेलिज्म, जहाँ एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान। जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई बेल चढ़ गई तो बेल को बेनिफिट है लेकिन पेड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कबूतर है, वो रात को पेड़ के ऊपर सोता है, मान लो एक तोता है, रात को पेड़ के ऊपर सोता है, पेड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, और कबूतर को आवास मिल गया, तोते को आवास मिल गया। ये कॉमनसेलिज्म है, तो उत्तर आ जाएगा इसका A। सहोपकारिता में आ जाता है ++, जहाँ पर दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। आप और हमारा रिश्ता सेम प्रजाति में म्यूचुअलिज्म का है,
मैं आपको टीच करवाता हूँ, आपको बेनिफिट होता है, आप कोर्स वगैरह लेते हैं, आप यूट्यूब पे आते हैं, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, मुझे बेनिफिट होता है। तो प्लस प्लस का रिश्ता है दोनों को एक दूसरे से। आप घर में गाय भैंस पालते हैं, म्यूचुअलिज्म का रिश्ता है, अलग अलग जातियां हैं, आपको वो फ़ायदा देती हैं, आप उनको फ़ायदा देते हो, ये प्लस प्लस प्रकार का रिश्ता है। एल्गी लाइकेन का रिश्ता है, वो म्यूचुअलिज्म का रिश्ता होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके लेग्यूमिनेसी प्लांट की रूट नोडुल में, वो प्लस प्लस प्रकार का रिश्ता है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। सिम्बायोसिस, सहजीवन, साथ साथ रहना। परजीविता, पैरासिटिज्म भी क्या है? देखो सिम्बायोसिस के एक तरीके से दो प्रकार हो गए। ये पैरासिटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान है। एक जो है पैरासाइट है, जो किसी न किसी रूप में किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर अंदर रहता है। आपके अगर सिर में जुएं हैं तो जुओं को फायदा है, आपको नुकसान है, प्लस माइनस का रिश्ता पैरासिटिज्म। बॉडी में मान लो टीनिया सोलियम चला गया तो टीनिया सोलियम को बेनिफिट है, आपको नुकसान है, तो ये प्लस माइनस का रिश्ता है, मतलब एक को फायदा एक को नुकसान। और जो पैरासाइट है, परजीवी है, वो कहीं ना कहीं, इसका अमरबेल भी बड़ी एग्जाम्पल है। अमरबेल होती है वो भी आपकी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, जो किसी दूसरे पेड़ पे रहती तो है बेल की तरह ही, लेकिन उससे पोषण भी प्राप्त करती है, उसका चूसती रहती है जो न्यूट्रिशन है वो। अब देखो पहले पर्सन को यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पे एक और बना दिया पर्सन। मिनीमाटा रोग का कारण है, ऊपर अभी अपन देख के आ गए। मिनीमाटा रोग का कमी कोई कारण नहीं है, अधिकता है किसी Hg की, मरकरी की अधिकता, और कैडमियम की अधिकता होगी। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था इटाई रोग है। ये क्वेश्चन हो गया 95। ये क्वेश्चन थे आपके 2011 की भर्ती के थे, इस यूनिट से रिगार्डिंग है। आगे देखिए, देखो पहली यूनिट के अंदर जो 7वीं यूनिट है, इसके अंदर आपके जनरल इकोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ना है। 3 प्रकार की साइकिल दे रखी है आपके, ठीक है, और आपके 4 प्रकार के पोल्यूशन दे रखे हैं। तो जनरल इकोलॉजी, 3 प्रकार की जो है साइकिल हैं, और 4 प्रकार के पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। ये कुछ करके इतने टॉपिक हैं इस यूनिट में, तो बड़ी सरल यूनिट है, थोड़ा सा ढंग से देख लेना। पुराने क्वेश्चन भी अपन ने इस यूनिट में डाल रखे हैं, जिससे आप इस यूनिट के जो पुराने क्वेश्चन हैं और भी अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप हैं, अम्ल होगा वहाँ पर। तो देखो अब अपन कई चीज़ें पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अम्ल का सा नाम यहाँ पे मिल रहा है, और वो अम्ल था देखो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। जब अपन आपके जो क्रेफ चक्कर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है, C4 प्लांट पढ़ते हैं तो आता है। तो ऑक्जेलोफाइट जो हैं वो आपके क्या हैं, इसका उत्तर आ जाएगा अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। क्या हो गए? ऑक्जेलोफाइट। हेलोफाइट कौन से हैं? हेलो एक होता है हेलियो, ठीक है। तो हेलो जब मान लो कि ऐसा कोई नमक का खेत है ना, और वो दूर दूर तक एकदम पूरा का पूरा वाइट ही वाइट पड़ा है, और आपने किसी को आवाज़ लगाई, हेलो लगाया, हेलो हेलो बोलते हैं ना मारवाड़ी में, है ना, हेलो, तो दूर तक हेलो जाए, वो एक सीधा सीधा खेत पड़ा है, तो वहाँ पर हेलोफाइट आ गया। हेलोफाइट कौन से? लवण प्रेमी, जो लवण में उगते ज़्यादा उनको बोलते हैं हेलोफाइट। अम्लीय मृदा में उगते हैं उनको ऑक्जेलोफाइट, ठीक है। हेलियो, हेली, है ना, हेली आ रहा वर्ड। हेली क्या होती है? जो ऊपर मकान जो होता है उसको हेली बोलते हैं, है ना। तो ऊपर से जो सूर्य है ना वो बहुत बढ़िया दिखता है। तो ये वाले जो प्लांट हो गए वो कौन से हो गए? सूर्य प्रेमी। हेली वाले सूर्य प्रेमी, हेलो वाले लवण प्रेमी, और ऑक्जेलो वाले अम्लीय प्रेमी, है ना। और सेम नज़र आती है जब आप कहीं टीलों पे जाते हो, मिट्टी पे जाते हो, तो उबड़ खाबड़ टीले हैं लेकिन मिट्टी सेम नज़र आती है, तो वो हो गया सेमोफाइट। तो रेतीली मिट्टी के अंदर, टिल्लों के अंदर, रेगिस्तान में, है ना, तो उगने वाले हैं वो यहाँ पर क्या हो गया? सेमोफाइट। तो रेगिस्तान के लिए सेमोफाइट हो गया। हेलियो याद रह जाएगा, हेली से सूर्य प्रेमी, हेलो से याद रह जाएगा आपका कौन सा? लवण प्रेमी, और ऑक्जेलोफाइट से आपको याद रह जाएगा क्या? उन ऑप्शनों से क्वेश्चन आ सकता है आगे, तब बता रहा हूँ आपको इजीली। ऑक्जेलोफाइट से आपके अम्लीय प्रेमी आ गए। आगे देखो सेम सा क्वेश्चन दे दिया, विविपेरस जर्मिनेशन इज फाउंड। विविपेरस का मतलब एक तरीके से सीड निकले, है ना, ऐसा जर्मिनेशन जो है
वो किस में पाया जाता है? विविपेरस जर्मिनेशन का मतलब जो सीड है ना, सीड से ही आपके वहीं पे जर्मिनेट हो जाए प्लांट में चीज़ें, तो वो जर्मिनेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। तो ये सजीव प्रजक अंकुरण है, वो किस में पाया जाता है? वो यहाँ पर आ जाता है, वही आ जाएगा आपके हेलोफाइट्स के अंदर है, वो सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। पानी में रहने वाले पादपों में नहीं पाया जाता, रेगिस्तान में रहने वाले पादपों में वैसे नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। ये जटिल है तो इसका मतलब जहाँ पानी है वहाँ पर संभव नहीं है, और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर फिर पानी की वैसे किल्लत होती है, तो वहाँ बीच के एरिया में नहीं पाया जाता। हेलोफाइट एरिया है उसके अंदर जो पाया जाता है, अम्लीय क्षेत्र है उसके अंदर आपके ये लवणीय क्षेत्र उसके अंदर ये पाया जाता है। इनको मैग्रोव प्लांट भी बोलते हैं। हेलोफाइट जो ये सजीव प्रजनन अंकुरण पाया जाता है, इसको मैग्रोव प्लांट बोल के आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, मैग्रोव प्लांट हो गया। विच द फॉलोइंग सोयल टाइप इज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? उस समय तो पता नहीं, लेकिन आजकल तो आप देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्ले से मूर्तियां बनाते हैं। क्ले से मूर्तियां क्यों बन जाती हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पानी लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो सिल्ट में भी नहीं होगा, साद जो बालू मिट्टी है उसमें भी नहीं हो सकता, सिल्ट में भी नहीं होता, दोमट मिट्टी में भी इतने पानी की लेने की कैपेसिटी नहीं होती। जो मृत्तिका है ना, क्ले, इसमें चिकनी मिट्टी बोलते हैं, इस चिकनी मिट्टी के अंदर है वो आपके जो है वाटर को लेने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ पाली साइड में, सोजत इलाके में, वहाँ पर ज़्यादातर आपके चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी का क्या होता है कि जैसे बरसात के दिनों में जब बारिश आ जाती है तो जो अपने जो चौमासे की फसल है ना, जो बाजरा है, तिल है, वो तो होते ही होते हैं, पर कई बार ज़्यादा बरसात आ जाती है तो पानी भर जाता है खेतों में, और पानी भर जाता है, उस पानी भरे हुए पानी से ये क्या करते हैं कि सर्दी वाली फसल है, चने हैं, गेहूँ हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो होल्ड हो गया ज़मीन में वो इतनी जल्दी और नीचे तक नहीं जा रहा है, उस मिट्टी ने होल्ड कर लिया। तो उस जो मतलब आपके जून जुलाई के होल्ड हुए पानी से ये नवंबर अक्टूबर की फसल भी कर लेते हैं, सर्दी वाली फसल कर लेते हैं। तो खरीफ की फसल के समय जो पानी इकट्ठा हुआ उससे रबी की फसल कर ली जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जो पानी स्टोरेज है। विच द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ सेडिमेंट्री टाइप? दो प्रकार की केमिकल साइकिल हैं, एक तो गैसियस टाइप की, एक सेडिमेंट्री टाइप की। गैसियस टाइप के अंदर जिसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, मुख्य जो रिजर्वियर होता है उसके रुकने का स्थान एटमॉस्फेयर होता है ना, और इसका जो सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल है उसका जो रुकने का स्थान है वो ज़मीन है, एक तरीके से अर्थ है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है वो क्या गैसियस साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल है वो गैसियस साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है वो गैसियस साइकिल होती है। तो फॉस्फोरस और जो आपके सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये साइकिल कैसी हैं? वो सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर इज? एयर के अंदर ऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट कार्बनिक से नाम से देख लो। देखो अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो ठीक है, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पोल्यूशन, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता ये वाला, इसमें कार्बन का कहीं लेना देना नहीं है, तो पहला उत्तर कट गया। फ्लोरीन है सीधा सीधा, इसमें कोई कार्बन नहीं है। NH3 अमोनिया, इसके अंदर भी कार्बन नहीं है, तो 2 नंबर भी यहाँ पे कट गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन 3 के अंदर कार्बन नहीं है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके अंदर भी नहीं है कार्बन, है ना, NO। तो क्या बच गया? हाइड्रोजन साइनाइड ये वाला HCNNN, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन साइनाइड, और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, है ना। अब यहाँ पर अगले ने दे दिया, अब इस पेन को देखना, अगले सालों में ये क्वेश्चन बनाएगा इसका, और बनाया इसने, इसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है ये। तो यहाँ पर जो है C2H3NO5, इसका क्या है फॉर्मूला है, तो यहाँ पर भी इसमें क्या है कार्बन अवेलेबल है, तो उसका उत्तर आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, देखो पुराने क्वेश्चनों का बहुत बड़ा बेनिफिट है, और कम से कम इसी ग्रेड के आए हुए हैं। जो पेपर बनाने वाला है ना, वो ना तो किसी नोट्सों को पकड़ेगा, ना किन्हीं गाइडों को पकड़ेगा। पेपर बनाने वाला, आप सोचो कि जो ऑथेंटिक जिसको पेपर बनाना है, वो इसके पेपर बनाने का आधार क्या होता है? वो ऑथेंटिक्स बुक्स लेते हैं, जो NCERT है, RBSC है, BSc में है, आपके MSc में बुक्स चलती हैं, ऑथेंटिक बुक्स पकड़ते हैं, तभी आपसे फिर ऑथेंटिक हैं वो आपके ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। और उसके साथ साथ में
वो क्या करेंगे, आपके ओल्ड पेपर ज़रूर लेंगे, उनको 5 पेपर ज़रूर सामने होंगे कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब जब ओल्ड पेपर उनके सामने है तो उनसे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे, ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ ना कुछ 2-4% पक्के मिलेंगे आपको। अगर उन्होंने आपने मतलब आप ये मान के चलिए कि 5% आपको घूम फिर के पक्का मिल जाएंगे, 5% आपको घूम फिर के पक्का मिल जाएंगे अगर आपने इजीली सभी वीडियो को देख लिया और उसमें कुछ नहीं लगता, एकदम नॉर्मल घूमते फिरते आपने वीडियो को देख लीजिए। ऐसे 1 साल का वीडियो पढ़ोगे एक साथ में, 2011 का जैसे देखोगे तो उसमें इतना बेनिफिट हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यूनिट वाइज देखोगे तो उसका बेनिफिट होता है। आवासीय क्षेत्रों के लिए जो शोर का मापक है दिन व रात्रि में एक टेबल बना रखी है अपने, आपको पता ही है, इसका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा 55 व 45 डेसिबल, 55 दिन में और रात्रि में 45 डेसिबल है वो मात्रा है इसकी। 2015 में कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, एक क्वेश्चन है देखो ये वाला, अब अभी जस्ट मैंने बताया था कि 2013 के अंदर देखो क्वेश्चन लिया अगले ने, ये ऑप्शन में था ये PAN, और अगले को जब पेपर बनाना था तो उसने ज़रूर पुराने पेपर देखे होंगे, तो देखते ही उसने क्या कर दिया, इसको पर्सन के रूप में ले लिया और ये बता दिया कि PAN की फुल फॉर्म क्या है, पेन पर। अभी आप बता सकते हो इसका उत्तर, मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर आप मुझे 1 है 2 है 3 है ऐसा करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, देखे आपकी वो याद हुआ क्या। तो 89 का आंसर मैंने अभी जस्ट बताया था, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, 1 है 2 है 3 है 4 है। आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, 89, और या 89 भी लिखने की जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख देना 1 2 3 या 4, मैं समझ जाऊंगा। 2018 का प्रश्न देखिए जो आए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है, निम्न में से कौन वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसकी मात्रा को कंट्रोल करने वाले कौन हैं, ओशियंस हैं, समुद्र हैं जहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कंट्रोल की जाती है ओशियंस के द्वारा, समुद्र के द्वारा। यहाँ पर अपन प्लांट्स देखो, एनिमल्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, है ना, फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, उससे तो फैलती और है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हटाएं तो आपके दिमाग में 2 उत्तर आते हैं, प्लांट्स और ओशियंस आते हैं, पर प्लांट से भी ज़्यादा है वो यहाँ पर क्या है, ओशियंस हैं, समुद्र हैं। ध्वनि प्रदूषण कानून लागू किया गया था 49 का, सीधा सीधा यहाँ पे जो उत्तर है वो आपके है ये 2000 है, इसका उत्तर 2000 में इसको लागू किया गया था। एक भारतीय शहर भोपाल में बड़ी त्रासदी हुई थी, ये आपको सबको ही पता है, और कौन सी गैस वहाँ पे रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी आपके पोल्यूशन वाले में मैटर में आ जाता है। हरित गृह प्रभाव किस चक्कर से संबंधित है, अभी आया था, फॉस्फोरस चक्कर से कोई लेना देना नहीं हरित गृह प्रभाव का, नाइट्रोजन चक्कर से कोई लेना देना नहीं है, सल्फर चक्कर से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बार सोचो 2011 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा मेरी बातों को आप अगर समझ पा रहे हैं तो देखना। 2011 में क्वेश्चन आया था ये वाला जो है आपके हरित गृह प्रभाव, 2011 में हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें पूछ रहा है अगला, है ना। तो यहाँ पर देखो गैसों से ही पता चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस यहाँ पर पहले पता ही है आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मतलब कार्बन चक्कर चलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन चक्कर चलेगा। तो आप इजीली यहाँ पे अगर पुराने क्वेश्चन आपने थोड़े से ढंग से सोल्व कर रखें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका देखो हो जाएगा आसानी से। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये वाला, ये हो गया था ये वाला, तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस हटा दीजिए, नाइट्रोजन हटा दीजिए, सल्फर हटा दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन चक्कर से संबंधित है, ये कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर से संबंधित है। ये 2022 का पेपर है जो अभी लेटेस्ट आप लोगों ने दिया भी होगा। देखिए कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% निम्न में से किस में पाया जाता है, कुल वैश्विक कार्बन का। और ये क्वेश्चन देखो पीछे वाला रिपीट हो गया, ऐसा कैसा, जब अगला पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे देखो कि ओशन आ रहा था, अभी जस्ट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो कहीं था, ये था ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा समय लग जाता है। ये देखो कौन वायुमंडल CO2 की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस में है, महासागर में है, और अगले ने वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया घूम फिर के।
तो अब पुराने क्वेश्चनों का बड़ा बेनिफिट होता है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखे थे, पर पहले अपन ने एक आपके पेपर वाइज कर रखे थे, लेकिन आज अपन इनको, ये देखो यहाँ पर उत्तर ऐसा कैसा आ जाएगा, महासागर है, ओशियन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है आपके एक ओशियन। 11 देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अगले ने घुमा फिरा के दे दिया, इतना डीप कोई पढ़ता नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहीं और कहीं टकरा जाता है प्रश्न। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कितने मोल एटीपी, मतलब 14, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, 16 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। अगला देखिए प्रश्न नंबर है वो है आपके 37। कुल वैश्विक कार्बन में कितना % वातावरण में उपस्थित होता है? तो नॉर्मल तो अपने को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वातावरण में, 0.001 है। वैश्विक कार्बन में कितना % उपस्थित है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इसका लगभग 1%। तो 37वें नंबर का प्रश्न है जो उसका उत्तर है आपके 3 नंबर 1%। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मिट्टी के अलग अलग रूप हैं, तो आपको ये पता करना है। इसका जो उत्तर है वो है वो आपके, देखो ह्यूमस गहरा सूक्ष्म विभाजित अनियमित रूपी कार्बन पदार्थ होता है, ये तो पता ही आपको। डफ है आंशिक रूप से विघटित कूड़ा, ये भी सही बात है। मोर ह्यूमस अत्यधिक, जिसकी पीएच है वो एकदम 4 से नीचे चली जाए, ये वाली बात यहाँ पे ठीक नहीं है। पोडोसोल्स हाई फर्टिलाइज सोइल नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अजैविक कारक नहीं है? अजैविक और जैविक कारक की बात आती है तो तापमान अजैविक कारक है, जल अजैविक कारक है, मृदा अजैविक कारक है, पादप जंतु सूक्ष्म जीव, ये जो क्या होते हैं आपके जो जैविक कारक में आते हैं। तो यहाँ पर छिंत्र का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। और लास्ट प्रश्न देखिए, पोषक समृद्धिकरण के दौरान झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, नेचुरल जो एजिंग बढ़ती है लेक की, वो किसके कारण से होती है? उसको बोलते हैं आपके यूट्रोफिकेशन। लगातार उसमें जब कचरा डलता रहता है तो वो झील और सुपोषित होती जाती है, मतलब उसमें जीवों के लिए पोषण की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन झील गंदी होती जाती है, उसको बोलते हैं आपके यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इन चारों टॉपिकों को भी आपको याद रखना है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कर लोगे आराम से। बायोमैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन के माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर्स का फूड चेन के माध्यम से बढ़ना, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, किसी पर्टिकुलर जीव में ही बढ़ना, और फूड चेन के माध्यम से बढ़ना, जैसे पेड़ पौधों पे आपने केमिकल डाले, उनको खाएगा कौन? आपकी जो हर्बीवोरस है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में मैटर बढ़ गया ज़्यादा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय वाले खाएंगे तो उसमें बढ़ गया। ऐसे करके फूड चेन के माध्यम से अगर केमिकल बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं आपके बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। इस प्रकार से 101 तक अपन इसमें क्वेश्चन लास्ट का था। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी अपन अगली यूनिट को ले लेंगे। वीडियो आपको ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये भी बताना, तो कंटिन्यू करें इसको, वरना फिर जैसे आपके पास है ही उपलब्ध और सारे के सारे मैटर है ही, क्वेश्चन पुराने पेपर हैं ही, और आपको लगता है काम के नहीं है तो इसको स्टॉप कर देंगे। आपको लगता है ठीक है सीरीज़ तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। मुझे इसका कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।